अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट जी एक जजमेंट ये नोट कर लीजिए। PLD 2018 SC 595 ये मोहम्मद आसिफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और ये कल वाला जो टॉपिक हमने लिया था 154 CRPC का, ये उससे ही रेलेवेंट है। कल तो हम बढ़ चढ़ के कह रहे थे ना कि जी FIR जो है SHO शेल रजिस्टर्ड, अदर नो चांस। क्यों? शेल जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में जा रहा है। लेकिन इस जजमेंट के बाद सिनेरियो ऑफ 154 CRPC, यहाँ इस जजमेंट में इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ चूंकि ये लैंडमार्क जजमेंट है। मैंने आपको लिखवाई है ना, हाँ मेरे ख्याल लिखवाई है, आते लिखवाई है 2018 SC PLD 2018 SC 595, ये आपने जरूर पढ़। अब ये जजमेंट्स और दीगर जजमेंट्स इस 154 का जो एलिमेंट है उसको तब्दील करती हुई नजर आ रही। अच्छा, ये थोड़ा सा मुआशरती तौर पे भी मामलात, जो मुआशरती मामलात हैं, इस वजह से हुआ है। ये जब हम किसी चीज़ को एक्सेस कर जाते हैं, हदूद पार कर जाते हैं, तो फिर हदूद हमारे जो है वो कयूद में तो लानी है ना यार। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल मैंने पढ़ा और आई एम शेमफुल, मैं शेमफुल हूँ। क्यों? कल मैंने आपको कहा कि SHO इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड SHO इज ड्यूटीली बाउंड टू रजिस्टर द FIR। अच्छा, अब ये ड्यूटी नहीं कर रहे SHOs, उसकी भी वजह बताऊं। हम 154 के बाद आ जाते हैं 155। अगला फिगर क्या है? 155 ज़ाब्ता फौजदारी। उसमें कहा कि अगर कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए, यस, अपनी बात समझाने मनाने, चले ठीक है, कंप्लेनेंट जाए SHO के पास, हो कंप्लेनेंट जाए SHO के पास। चले, मैं मान लिया SHO ने 154 CRPC की कार्रवाई ना की, तो SHO को यह भी पता होना चाहिए कि अगली सेक्शन क्या है। 155 CRPC, इससे पूछिए जरा अपने SHO को बुला के, DPO साहब मासरत से अपने SHO साहब से पूछिए कि 155 CRPC है क्या। उसको नहीं पता, और शायद उसको 154 CRPC का भी पता ना हो। नहीं पता, इसीलिए तो FIR नहीं ना देते यार। थोड़ा कोर्ट्स जो है ना, कोर्ट्स की मजबूरी होती है, अदालतों ने निजाम को चलाना होता है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, तो ये निगरानी कर रही होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन, अदलिया की बड़ी जिम्मेदारी। अब ये जजमेंट दोबारा, सॉरी मैंने पढ़ दी, इसको पढ़ी, दीगरान को पढ़ी। हमें यहां 124 का जो शेल वाली प्रोहिबिटरी क्लॉज है ना, वो खतरे में लगती है।
अब पूछिए, अगर वो क्लास खतरे में है 154, तो फिर क्या करें? आप 155 CRPC की ऑन मेरिट्स दरखास्त बनाएं, ऑन मेरिट्स, और SHO के पास जाएं और उसे कहें मेरी ये 155 की कार्रवाई कर। अब 155 ये है कि कंप्लेनेंट एक दरखास्त लेके जाएगा SHO के पास। SHO जो है वो दरखास्त को पढ़ेगा, उस दरखास्त पे लिखिएगा ज़ेर दफ़ा 155 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बरखिलाफ फलां 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 इल्ज़ाम लहान कार्रवाई की जाए। 154 में जाते हैं तो पर्चा दर्ज किया जाए, यहाँ कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई होती क्या है? रपट। यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या 154 की रपट नहीं होती? होती है। चले वो एक चीज को आगे ले जाके फिर पीछे, ये समझ से बालातर है। बहरहाल 155 बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है आपका, ये बात मेरी याद रखना, 155 आपका बड़ा भाई है। आजकल के दौर में इंसाफ के हसूल के लिए, आइंदा आपके साथ ज्यादती ना हो उसके हसूल के लिए ये जरूरी है 155 ज़ाब्ता फौजदारी की दरखास्त लेके जाए SHO के पास, उसे कहें ये दरखास्त पकड़, वो पकड़ेगा, उसे कहना मेरी ये रपट दर्ज कर। वकुआ तो हुआ है ना, इसमें तो दो राय है नहीं कि वकुआ नहीं हुआ। अच्छा, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, वकुआ हो गया। अब अगर उसकी FIR दर्ज ना हो 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, तो क्या आप घर बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना। आप झूठी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे मुखालिफ को जेर करने के लिए। ये मुआशरती बिगाड़, इससे मुआशरती बिगाड़ पैदा होगा। तो फिर क्या करें? मैं रिक्वेस्ट करूंगा SHO साहब से, अपने इस वीडियो पैगाम के, और उनके कप्तान साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई साइल आपके SHO साहब के पास आए और ज़ाब्ता फौजदारी 155 की कार्रवाई करना चाहता हो, तो आप बराहे मेहरबानी अपने SHO साहब को ये कह दीजिए कि उस दरखास्त को ट्रीट करें। यार DPO साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई साइल आपके SHO के पास जाए तो दरखास्त वो ट्रीट करे आज खुद SHO, और उसका एक थोड़ा सा टाइम दे दें, जिस टाइम में ये साइल 155 की कार्रवाई वाले साइल वो आपके SHO के पास पहुंचे। उससे होगा क्या? आपका बोझ SHO का, जो वो कह रहा है कि मैंने बड़ा बोझ उठाया हुआ है, उसका बोझ कम हो जाएगा। इसने जो साइल आ गया ना, जिसके साथ ज्यादती हो गई है ना, उसने नहीं बैठना, कभी नहीं बैठना, उसने चलना है। एक झूठी FIR करवाएगा मुखालिफ के बाद, दूसरी झूठी FIR करवाएगा मुखालिफ के बाद के खिलाफ चलता रहेगा। वो अपने ईमान का भी सौदा कर गया, अपना मुआशी कत्ल भी कर गया, अपनी जात का मुआशी नुकसान भी कर गया। तो यहां से ये माशरती जो है ना बिगाड़, इसीलिए आप DPO साहब मेहरबानी करें, साइल जाए आपके SHO के पास, चाहे वो 155 लिखे ना लिखे, आपको भी पता है कि 155 CRPC क्या है, मुझे भी पता है, लेकिन उसको ट्रीट करे, उसकी रपट दर्ज करे। रपट दर्ज करने के बाद अब फिर ये कहेंगे जी देखें रपट की रेशो नहीं आती, इंटरनेशनल लेवल पे रपट की रेशो नहीं आती।
एफआईआर की रेशो देखी जाती है, क्राइम को एफआईआर से देखा जाता है क्योंकि आप उसकी नंबरिंग दे रहे होते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, बिलखसूस मेरे भाई डीपीओ साहबान, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच जाए, मेरी जिस डीपीओ साहब के पास मेरी आवाज़ पहुँच जाए, वो डीपीओ साहब एक नाचीज़ मलंग का मशवरा मानते हुए अपने एसएचओस को हदायत फरमाएं कि साइलिन के लिए जो टाइम बनाया है उनकी एफआईआर ना दे, नहीं बनती वो समझ रहा है, ना दे। 155 की जो कार्रवाई है वो करे तो बोझ भी हल्का हो जाएगा आपसे। देखिए ना, एफआईआर का तो पूरा का पूरा बोझ एसएचओ साहब आप एसएचओ साहब के ऊपर होता है, एसएचओ साहब के कंधों पे होता है। तो 155 का वो बोझ डिवाइड हो जाता है, मतलब आपके एसएचओ ने उसको ट्रीट कर लिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, आईओ अपॉइंट कर दिया, आईओ सारी उस रपट को, उसको पता चलेगा कि इस रपट की फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं क्या, नहीं पता। 155 सीआरपीसी का नहीं पता तो रपट का क्या पता होगा। पीयर बिफोर द कोर्ट, अदालतों में लेके जाएं, अदालत को बताएं कि जी ये हक है। अब फिर अदालत की मर्जी, देखना 107-51 की कार्रवाई आप करते हैं लड़ाई के मामलात में, 107-151, तो वो क्या होती है, वो भी तो आप हिफ्ज़े अमन के हिसाब से वो कार्रवाई कर ले। अब मैं यही अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि उनको लेके चलें, वहाँ जाके बताएं जी ये हालात हैं। अब कोर्ट जो भी कार्रवाई करे, 107 की कार्रवाई, 151 की कार्रवाई करती रहे, ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। तो इस तरह ये है कि वहाँ दोनों फ्री कैंप जाएंगे, वहाँ तक जाते जाते फिर आप आईओस को ये भी हदायत करें, इनको पता चल जाता है, इनको पता चल जाता है। तो ये आज का टॉपिक जो है फिर 154-155 की हद तक हमें समझ आ गया। सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी 154 सीआरपीसी जो है ये एफआईआर है, और 155 सीआरपीसी ये है कि अगर साइल कोई दरख्वास्त लेकर जाए किसके पास, एसएचओ के पास, तो एसएचओ ड्यूटीली बाउंड है कि वो 155 के तहत उसकी रपट दर्ज करे, रपट दर्ज करने के बाद उसमें आईओ अपॉइंट करे, आईओ अपॉइंट होने के बाद आईओ फिर जो है उस रपट को लेके एक दरख्वास्त की सूरत में आईओ विल अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको ट्रीट करेंगे बोथ द पार्टीज को। देखिए ये इंसाफ एट द वेरी इनिशियल स्टेज मिल सकता है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे ट्रायल होता है, मामलात होते हैं, ये मैं छोटे तबके की बात, ये फिर नुकसान बड़ा करते हैं भाईजान, डीपीओ साहब ये नुकसान करते हैं भाईजान ये अपना। फिर ये क्या करते हैं, ये लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे कत्लो गारत करते हैं, कहते हैं यार इस क्राइम पे तो ही एफआईआर ही नहीं होती 107, तो बड़ा कर लो। तो फिर मामला बिगड़ते हैं, मुआशरा बिगड़ता है, ये झूठी एफआईआरें करवाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये झूठी एफआईआरों से बेहतर है कि एक जो ऑन मेरिट कार्रवाई है, तो वही जो कार्रवाई अगर कर दी जाए तो कोई हर्ज है इसमें, कोई हर्ज नहीं है। तो 155 सीआरपीसी का आप डीपीओ साहब मेहरबानी फरमाएंगे, आगे जो है हम जाने और हमारा काम, क्योंकि मैंने अब ये ठान लिया है कि मैं ना, क्योंकि मामला यहाँ से शुरू हुआ है एफआईआर से। ये एफआईआर की जो मैं कहता हूं आप सच्चे होंगे, आपको पता होगा, बस औकात 19-20 करना पड़ती है। एमपी ने कह दिया, मैंने कह दिया, किसी ने कह दिया, 19-20 करते हैं हम, ठीक है। और कबाड़ा किसका करते हैं, कबाड़ा आप करते हैं कानून का, कत्ल करते हैं आप। उस एफआईआर को जोड़ूं इसके साथ जो कल मैंने डिस्कस की थी, ज़ेर दफा 506 337 यार, ये हमने गलतियां नहीं करनी, ये एफआईआर बनती नहीं थी यार। अगर आपके तफ्तीशी को पता था, एसएचओ को पता होता, तो एफआईआर दर्ज न करता, रपट दर्ज करता।
तेरा एसएचओ बैठा है जी, मेरे अफसर का हुक्म है ऊपर से, सीपीओ का या डीपीओ का, कि जी जो 15 की कॉल सुननी है ना, ठोक पर्चा देना। ऐसा ना करें। माशरे को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हमें अच्छा होना होगा, बनना होगा। डीपीओ साहब, आपको, मुझे, हम सबको, जो हम शऊर रखते हैं, ये शऊर, आप सीएसएसपी ऑफिसर भर्ती हो क्या है ना, तो भाईजान आप ये फरमाइए कि आपने अपना टैलेंट कहाँ जाहिर करना है यार। यार चले इसी तरफ ही आ जाते हैं, ला की ही आ जाते हैं, मजबूरियां एक साइड पे रख लेते हैं, कानून एक साइड पे रख लेते हैं। ठीक है यार, मैं तेरी मजबूरियों की तरफ जा ही नहीं रहा। तेरी मजबूरियां हैं, होंगी होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन डीपीओ साहब जरा ये जरूर सोचना, मैं बार बार आपको मुखातिब इसलिए करके, शायद कोई बात मेरी आप तक पहुंचे, खुदारा आप अपने एसएचओज पे कानून के मुताबिक आप ऐसा एसएचओ अपॉइंट फरमाएं जो कुछ ना कुछ ला नोइंग हो। उसका इम्तिहान आपका लीगल ब्रांच में मौजूद डीएसपी ले सकता है। लीगल ब्रांच डीएसपी, वो लीगल, लेकिन अफसोस ये है कि लीगल डीएसपी आपने बिठा तो दिया, अब उस लीगल डीएसपी साहब को पता ही नहीं। डीपीओ साहब, ये मामला है जहां हम आकर डिस्टर्ब होते हैं, पूरी सुप्रीम कोर्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरी हाई कोर्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं, और फिर ये मजबूरी बन जाती। क्या करें, 154 को हमने कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया 154 का कत्ल कर दिया ना, नहीं देनी एफआईआर, ऑफेंस भी बनती है, नहीं देनी एफआईआर। क्यों? इसलिए कि इसमें साहिल ने क्या किया, अपने मुखालिफ को मजीद फंसाने के लिए इसमें चोरी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ठीक हो गया। इसने कहा जी कि मेरा मोबाइल जो है वो गिरा, टूट गया, वो उसका इल्ज़ाम लगा दिया। यार एक काम करें, ये जब आप रपट दर्ज करेंगे ना तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन ऐसे मामलात की रपट दर्ज कर लिया करें, उसको प्रोसीड विद कर लिया करें। आपके पास अख्तियार है ना, नहीं एफआईआर देनी, बाकी कुछ मजबूरियां होती हैं एफआईआर के लिए। बड़ा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।